दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है कि कैलाश पर्वत श्रेणी निम्न में से कहाँ अवस्थित है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। देखिए कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय की अवस्थित महान हिमालय यानी बृहद हिमालय के उत्तर में है। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग तिब्बत में है, अतः इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कैलाश, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम आदि पर्वत श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन K2 है। गॉडविन ऑस्टिन K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाक अधिकृत कश्मीर POK में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में है। सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिल्ला दर्रा बृहद हिमालय में स्थित है। तो याद रखना है सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है, तो यह है आपको सिपकिल्ला दर्रा है हिमाचल प्रदेश। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, उसके बाद देखिए कि सिपकिल्ला दर्रा जो है ये शिमला तिब्बत यानी भारत चीन के बीच मार्ग बनाता है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि जस्ता के उत्पादन एवं भंडार में सबसे प्रमुख राज्य कौन है। तो 33 का होगा ए ऑप्शन राजस्थान। तो भारत में जो है राजस्थान जस्ता के उत्पादन एवं भंडार दोनों दृष्टि से सबसे जो है प्रमुख राज्य है। राजस्थान का जो है जावर, अलवर, ठीक है, राजसमंद, चित्तौड़ आदि प्रमुख जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान के अतिरिक्त तमिलनाडु एवं जम्मू कश्मीर में भी जस्ता की उपस्थिति है। नेक्स्ट है कि जैतपुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो सी ऑप्शन महाराष्ट्र। जैतपुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है कुडनकुलम तथा कलपक्कम है। काकरापार जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र गुजरात में है। केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है। नरोडा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा नाभिकीय केंद्र जो है ये ऊर्जा केंद्र राजस्थान में है। तारापुर जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है। सी ऑप्शन गोवा। मोरमुगांव बंदरगाह गोवा के तट पर है। मोरमुगांव बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर है। ठीक है, मोरमुगांव बंदरगाह कोंकण तट पर है। मोरमुगांव बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। मोरमुगांव बंदरगाह 1885 से शुरू हुआ, जिसे स्वतंत्रता के बाद और सुधार किया गया। भारत के पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह गुजरात, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र, और उसके बाद है नौहाव सेवा बंदरगाह ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र। उसका है मोरमुगांव गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल में है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम किस वर्ष का है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम तो 36 का होगा बी ऑप्शन 2016। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम वर्ष 2016 का है। देश के अंदर जलमार्ग परिवहन को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 जो अधिनियम किया गया। वर्तमान में देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ठीक है, कितना है तो 111। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के 2016 के तहत 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा हुई है। इस अधिनियम के पहले 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे। इस प्रकार राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल संख्या कितना है 111। ठीक है, कितना है 111। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की घोषणा 1988 में ब्रह्मपुत्र नदी से जो है धुबरी से सादिया तक असम में हुई है। और पहले के 5 राष्ट्रीय जलमार्गों में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये जो है इलाहाबाद से हल्दिया की राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषणा 1986 में हुई है। यह जलमार्ग 1620 किलोमीटर क्या है, लंबी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37 है कि मिलान जो है करना है। तो 37 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन, यानी ए का होगा 3। ए का 3 यानी सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पे, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे। उसके बाद है सरदार, ठीक है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे। उसके बाद बी का होगा 4
यानी तिलैया बांध, यानी तिलैया बांध बराकर नदी पे, तिलैया बांध कहाँ है, बराकर नदी पे। उसके बाद सी का होगा 2, गांधी सागर बांध, ये चंबल नदी पे, ठीक है। और नागार्जुन सागर बांध जो है यह है कृष्णा नदी पे, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे। फिर है तिलैया बांध बराकर नदी पे, सरदार सरोवर बांध चंबल नदी पे। और सॉरी, ये जो है गांधी जो है गांधी सागर बांध है चंबल नदी पे, और नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है, तिलैया बांध बराकर नदी पर झारखंड में है, और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है जी। चलिए उसके बाद देखिए कि तेलंगाना, क्वेश्चन नंबर जो है 38, कहता छोटा नागपुर पठार का विस्तार किन राज्यों में है? ए ऑप्शन झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। छोटा नागपुर पठार का विस्तार झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्य रूप से झारखंड में है। झारखंड के अतिरिक्त छोटा नागपुर पठार के हिस्सों की उपस्थिति दक्षिणी बिहार, उत्तरी जो है छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला तथा उड़ीसा के उत्तरी भाग में है। छोटा नागपुर पठार के मुख्य 3 हिस्से हैं, राजमहल पहाड़ी, हजारीबाग का पठार तथा रांची का पठार। राजमहल पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व का हिस्सा है। हजारीबाग का पठार छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। रांची का पठार छोटा नागपुर पठार का दक्षिणी भाग है। दामोदर नदी रांची के पठार को हजारीबाग पठार से अलग करती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी है। दामोदर नदी बेसिन जो है कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट, कथा झारखंड के निम्नांकित में से कौन सा जिला समूह बिहार के साथ सीमा बनाता है? 39 का डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बिहार की सीमा से झारखंड के 10 जिले मिलते हैं, ठीक है। बिहार की सीमा पर झारखंड के 10 जिले जो है पश्चिम से पूरब बढ़ाने के क्रम में है, यानी गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, और उसके बाद है गिरिडीह और देवघर, दुमका, गोंडा एवं साहेबगंज। झारखंड की सीमा से बिहार के 8 जिले मिलते हैं। झारखंड की सीमा पर बिहार के 8 जिले पश्चिम से पूरब बढ़ने के क्रम में है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। 40 है कि समुद्री मार्ग में अंग्रेजों का सर्वप्रथम आगमन भारत के किस बंदरगाह पर हुआ था? सी ऑप्शन, यानी सूरत में। समुद्री मार्ग से अंग्रेजों का सर्वप्रथम आगमन भारत के सूरत बंदरगाह से हुआ था। भारत में समुद्री मार्ग से अंग्रेजों का प्रथम जो है आगमन ये अगस्त 1608 में हुआ है। 1608 में भारत जो है भेजे गए अंग्रेजों के दल का नेतृत्व कैप्टन हॉकिंस के हाथों में था। कैप्टन हॉकिंस अंग्रेजी, फारसी एवं तुर्की का ज्ञाता था, ठीक है। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में खुली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ई ऑप्शन। तो देखिए कि प्रथम कर्नाटक की समाप्ति एला सापला की संधि से हुई थी। एला सापले जो है 1748 में हुई संधि से यूरोप में शुरू हुआ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति थी, ठीक है। एला सापले की संधि से भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच चल रही युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के मध्य लड़ा गया था, ठीक है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अवधि 1749 से 1754 ईस्वी के बीच थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध की अवधि 1756 से 1763 के बीच हुई। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार बनाने के लिए किस वायसराय ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा? तो 42 का बी ऑप्शन, यानी 42 का बी, लॉर्ड बेवेल। तो वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार बनाने के लिए वायसराय लॉर्ड बेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण जो भेजा था। 1946 में गठित अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारी परिषद थी।
इस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वायसराय लॉर्ड बेवेल था, जबकि उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अंतरिम परिषद में विदेश मामला एवं राष्ट्रमंडल संबंध जवाहरलाल नेहरू के पास था। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित हुई। शुरू में अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। लॉर्ड बेवेल के प्रयास से अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इस परिषद में शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहा था स्वामी विवेकानंद। देखिए कहता है स्वामी विवेकानंद किस वर्ष जो है शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो सी ऑप्शन 1893। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में अपना ओजपूर्ण भाषण दिया। इस भाषण ने उन्हें विश्व व्यक्तित्व के रूप में भी चर्चा में ला दिया। 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका एवं यूरोप में लंबे समय तक यात्रा के बाद भारत वापस लौटे। स्वदेश वापस आने के बाद विवेकानंद ने 1 मई 1897 को सपना की रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कलकत्ता के निकट बेल्लूर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत उपबंध जो है उपलब्ध कराया गया था? सी ऑप्शन यानी भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत का उपबंध उपलब्ध कराया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की जो कुछ शर्तें हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत का उपबंध केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों की जो है अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 45। देखिए 45 है कि किस ब्रिटिश एक्ट में यह प्रावधान पहली बार उपस्थित कराया गया कि कंपनी की आय ये भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय किया जाएगा? बी ऑप्शन चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 के विभिन्न उपबंधों में एक प्रमुख उपबंध यह था कि कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपया व्यय किया जाएगा। 1813 के चार्टर अधिनियम से ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, 1813 में चार्टर अधिनियम से स्थानीय सरकारों को जो है कर लगाने का अधिकार जो है दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन जो है तथ्य सही है? तो ए ऑप्शन देखें 1, 2, 3। तो देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज की अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़ दी और बिहार के प्रथम एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 की यदि बात करें, कहा था प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन जो है अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया, जबकि महासचिव NG रंगा को बनाया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के द्वितीय सम्मेलन में अध्यक्ष NG रंगा को तथा महासचिव स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के जो है तृतीय सम्मेलन में अध्यक्ष पुनः स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया एवं महासचिव NG रंगा को बनाया गया। मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है? 48 का होगा बी 92। तो मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से शामिल किया गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, संथाली इन तीनों भाषाओं को जो है शामिल किया गया है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, संथाली के शामिल होने के बाद 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 49 है कि बिहार के प्रथम प्रीमियर कौन बने थे? 49 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए बिहार के प्रथम प्रीमियर
बिहार के प्रथम प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बने थे। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस इंडिपेंडेंट पार्टी के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिपरिषद गठित हुई थी। 19 जुलाई 1937 को मोहम्मद यूनुस की मंत्री परिषद ने त्याग पत्र दे दिया और 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की मंत्री परिषद जो है गठित हुई थी। इस प्रकार श्री कृष्ण सिंह बिहार के द्वितीय प्रीमियर बने थे। 1935 के अधिनियम से हुए चुनाव में बिहार में कांग्रेस पार्टी को प्रभावशाली बहुमत जो है प्राप्त हुआ था। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण जो है दिया था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 कहता है बिहार बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत दर्शाया गया है? तो 50 का ए 2.98%। ठीक है, तो बिहार बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.98 अनुमानित किया गया है। 2023-24 के बिहार बजट में राजकोषीय घाटा 25,567.83 करोड़ रुपए जो है दर्शाया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है यह है कि राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व आय को घटाने से राजस्व बचत की गणना की जाती है। बिहार बजट 2023-24 में राजस्व बचत जो है जीएसडीपी का 0.52% दर्शाया गया है। बिहार बजट 2023-24 में राजस्व बजट जो है ये 4,478.97 करोड़ रुपए दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 है कि मल्लिका और रानी के पास जो है कुल 227 रुपये हैं। रानी और तमाली के पास जो है 273 हैं। ठीक है, तो रानी और तमाली, पहले देखिए मल्लिका और रानी के पास है 227 रुपया। ठीक, उसके बाद देखिए रानी और तमाली के पास है 273 रुपया। फिर है तमाली और मल्लिका के पास है 280 रुपया। 280, यदि इन तीनों समीकरण को जोड़ दें तो होगा 2 इंटू मल्लिका प्लस रानी प्लस मल्लिका। ठीक है, मल्लिका प्लस रानी प्लस तमाली, ये होगा कितना? तो 780। दो को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 780/2 यानी 390। तीनों के पास कितना है? 390। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो मल्लिका प्लस रानी प्लस तमाली। ठीक है, मल्लिका प्लस रानी प्लस तमाली, मल्लिका रानी और तमाली इसमें से रानी और तमाली का जो उनके पास कुल धन है उसको घटा देंगे तो 390 माइनस 273 तो कर देंगे तो इससे मल्लिका का जो है निकल जाएगा। तो मल्लिका का कितना निकलेगा? 117। कितना? 117, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि इसका जो है मौसम निकालना है। तो ये 54/9 यानी 9 छक्का 54। 54/9 को क्या करेंगे तो 6 इंटू 60/17। ठीक है, 60/17 और 12/17। देखिए 12 × 36, 17 × 51। इसका मौसम निकालेंगे तो क्या होगा? 6, 60 और 12 का मौसम। ठीक है, नीचे में होगा 17,17 का लौसो। ठीक है, 17,17 का लौसो। तो ऊपर में मौसम हो जाएगा 6। ठीक है, 6, 60 और 12 का मौसम 6। इसका लौसो क्या होगा? 17, यानी 6/17। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट है कि कूट भाषा में जो है जिस प्रकार जो है ए को 1 लिखा जाता है तो ए आता है 1 पे, आई आता है 9 पे। ठीक है, एल आता है 12 पे, लेकिन लिखा गया कितना? 2। एल जो है, एल को लिखा गया है 2। ठीक है, उसके बाद एल देखिए 12। उसके बाद एल एम को लिखा गया है 3। एम को लिखा गया है 3। एम आता है 13 पे। ठीक है, ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे, यानी और टी आता है 20 पे, यानी इकाई डिजिट लिया गया है सब में। ठीक है, क्या? इकाई डिजिट। तो हम भी इस तरह से जो है देखें तो डी जो आता है 4 पे, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, 4 9। ठीक है, 4 9। और एस आता है एस आता है 19 पे, तो इसका इकाई डिजिट कितना? 9 लेंगे। तो 4
499 देखिए 499। अच्छा उसके बाद देखिए फिर ये आता है 5 पे, तो सिंगल डिजिट ले रहा है 5। ये आता है 1 पे, 1, यानी 49951, 49951, 49951। फिर देखिए एस आता है, एस आता है 19 पे, तो यहाँ पे 9 लेना है। ठीक है, एस एस आता है 19 पे, ई आता है 5 पे, तो 5, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 संख्या का औसत 7 है, पहले 2 का औसत 5 है, तो जबकि अंतिम 2 का औसत 8 है, 3 संख्या कौन सी है? तो 3 संख्या का औसत 3 गुने 7, यह होगा 21। 2 संख्या का अंतिम 2 संख्या, पहले 2 संख्या का औसत 2 गुने 5 10, फिर उसके बाद अंतिम 2 संख्या का औसत 2 गुने 8, कुल कितना होगा? 16। ठीक है, तो बीच की संख्या निकालेंगे तो ये होगा 10 + 16 और माइनस में 21। ठीक है, यानी 26 - 21 यानी कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। ठीक है, तो पहली संख्या होगा 10 - 5 यानी 5। पहली संख्या निकालेंगे, बीच की संख्या 5 है, तो पहली संख्या कितना होगा? 10 - 5, 10 - 5 यानी 5, और अंतिम संख्या होगा 16 - 5 यानी 11। ठीक है, 16 - 5 यानी 11। तो 3 संख्या क्रम से होगा 5 5 11, 5 5 11। ठीक है, 5 5 11 यानी 54 का होगा ए ऑप्शन। सॉरी, 54 का होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट है कि केशव और विपुल की आयु का अनुपात, केशव और विपुल की आयु का अनुपात इतना है। ठीक, 12 वर्ष बाद। तो देखिए 12 वर्ष बाद कितना होता है? 13:14। तो इन दोनों में अंतर देखिए 9 और 13 में कितना का अंतर है? 9 और 13 में 4 का, 10 और 14 में 4 का, यानी 4:12 के बराबर है। तो 1:3 के बराबर होगा। ठीक, 1:3 के बराबर। केशव की वर्तमान आयु, केशव की वर्तमान आयु की यदि बात करें तो 9 रेशियो का मान कितना होगा? 27, यानी ए ऑप्शन। कितना होगा? 27 वर्ष। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। ठीक है, कितना कम अंक? तो 50% से कम प्राप्त करने वाले की संख्या कितना होगा? 40। ठीक, फिर है कि 50% या उससे अधिक जो है अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है? तो ये हो जाएगा आपको, कहता 85 में से 40 छात्रों ने इतना से कम अर्जित किए, और 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या या 50% उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात। तो 50% या उससे कम, 50% से कम जो है ये 40 छात्र हैं, और 50 या 50% से अधिक जो है अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगा? और कुल छात्र 85 है, तो 85 में से यदि आप क्या करें, 85 में से इस 50% से कम, 85 में से 40% ने 50% से कम अंक, 50% से अधिक 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या या 50% से उससे अधिक अंक, तो इसका जो ये हो जाएगा, ये कितना होगा? 45। कितना होगा? 45। ठीक है, 85 में से 40 घटा देंगे तो कितना होगा? 45। इसका रेशियो निकाल लीजिए, अभिष्ट अनुपात कितना होगा? तो 8:9 होगा। कितना होगा? 8 पंचे 40, 9 पंचे 45, यानी सी ऑप्शन। ठीक, अब चलिए देखते हैं 57। कहता है कि देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो क्या किया गया है? 3 का यहाँ पे यदि देखें तो 3 का स्क्वायर और -4, 3 का स्क्वायर -4, 6 का स्क्वायर माइनस कितना? 6 का स्क्वायर -4 करेंगे, तो यहाँ पर यदि देखें 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या किया गया है? कॉलम 1 में 3 का स्क्वायर माइनस जो है 4, 3 का स्क्वायर -4, तो 3 का स्क्वायर 9 -4 कितना होगा? तो यहाँ पे 5। लेकिन देखिए यहाँ पे लिया गया 5 और 18, 5 और 18 यानी 60 और कितना? 60 और 238, 60 और 238। तो यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर -4 किया गया है, तो यहाँ पे जो है 3 का स्क्वायर -4, 3 का स्क्वायर -4 करेंगे तो कितना होगा? 9 - 4 यानी 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, या फिर यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 5 9 दूनी 18, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 3 गया 2, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम यदि ले 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर होगा 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर
64, यानी देखिए यहाँ पे जो है 5 और 8, 5 और 8, फिर 5 और 8 32, और कितना है 32, और जो है यहाँ पे 126 होगा, 32 और 126, 60 और 238, 60 238 यदि देखें यहाँ पे देखिए 60 और 238, 60 238, तो यहाँ पे क्या किया गया है 3 का स्क्वायर माइनस 4, 3 का स्क्वायर माइनस 4, 5 5 का 20, 5 गुने 4, 5 का 20 माइनस 2 कितना होगा, तो 5 का 20 माइनस 2 यानी यहाँ पे 18 होगा। अच्छा 5 का 20 माइनस 2 यानी कितना होगा 18, 3 का स्क्वायर माइनस 4, फिर देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो 5 होगा, फिर 5 को 4 से गुना किया गया है तो 5 का 20 माइनस 2 किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया गया है 6 का स्क्वायर माइनस 4, देखिए 6 का स्क्वायर माइनस 4 तो कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 32 होगा, फिर 32 को 4 से गुना किया गया माइनस 2, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसमें से 2 कम करेंगे तो कितना होगा 126 होगा, कितना होगा 126। फिर देखिए यहाँ पे क्या किया गया 8 का स्क्वायर माइनस में 4 किया गया है, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 कितना होगा 60, 60, फिर 60 का क्या किया गया 60 को 4 से गुना माइनस 2, तो 6 चौक 24, 240 माइनस 2 238, यानी इसका ई ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है कि किसी राशि पर 1.5 साल के लिए 8% साधारण ब्याज पर 360 रुपया समान राशि पर समान ब्याज दर के हिसाब से समय 2 गुना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो मान लीजिए मूलधन यदि P है तो साधारण ब्याज होगा P इंटू 1/5 इंटू 8/100 बराबर कितना 360, ठीक है। साधारण ब्याज 360, तो यहाँ से P का मान निकल जाएगा कितना 3000, P का मान 3000। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, कहता है कि साधारण ब्याज दर के हिसाब से दोगुना समय दोगुना कर दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n माइनस में 1, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये हो जाएगा आपको, ये होगा आपको 3000 इंटू 1 प्लस 8/100 के पावर 3 माइनस 1, ठीक, यानी 3000, ठीक है। ये हो जाएगा आपको कितना 3000 इंटू 27/25 का क्यूब माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा कितना, तो 779.13, 779.13, यानी इसका भी होगा आपको ए ऑप्शन ले ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहा था इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई साधन है, सी ऑप्शन। तो देखिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन नहर एवं नलकूप है। नलकूप बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से सिंचाई, बिजली और बाढ़ नियंत्रण 3 मुख्य उद्देश्य हैं। डीवीसी की स्थापना 1948 में किया गया। 60 है कि खाली स्थान कोशिका एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को बचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करते हैं। तो बी ऑप्शन लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका से साफ करने में मदद करते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला क्या है, अंग है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के साथ साथ कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को भी जो है पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं, ठीक। अब देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 61, क्वेश्चन नंबर 61 है कि जब हम हथौड़े की मदद से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं। 61 का सी घर्षण। तो एक हथौड़े की मदद से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो घर्षण बल जो है कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर, चौक और संगमरमर खाली स्थान के विभिन्न रूप हैं। तो ई ऑप्शन। तो देखिए चूना पत्थर, चौक और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH2 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NH4OH होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए 63 है कि
जो है वह साइट जहां अंतःस्रावित ग्रंथियों किसी अंग विशेष तक पहुंचने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती हैं, किस नाम से जाना जाता है? 63 का बी, टारगेट साइट। किस, ठीक है, टारगेट साइट के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि देखें 64, कहता है किसी सामग्री के खाली स्थान का मान जितना अधिक होगा उतना ही तेजी से ऊष्मा संचालित करेगा, सी ऑप्शन, यानी उसमें चालकता। तो देखिए कि किसी सामग्री की उसमें चालकता का मान जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से ऊष्मा जो है संचालित करेगा, ठीक है। अब विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है जूल पर केजी, जल की विशिष्ट जो है ये होता है कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर नेक्स्ट देखिए कि ठोस में ताप का चालन फोनोनस के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 कि पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग होता है, 65 का ए, अंडप। तो पुष्प के मध्य में स्थित जो है अंडप मादा प्रजनन भाग होता है। जयांग पुष्प का वास्तविक मादा भाग होता है। यह जो है पुष्प का चौथा और सबसे भीतरी चक्र होता है। यह अंडपों से निर्मित होता है। दलपुंज पुष्प का दूसरा भाग है। दलपुंज प्रायः 2 से 6 दलों के से बना होता है। दलपुंज जो प्राय रंगीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो सी ऑप्शन, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। जीवाश्मिकी विज्ञान का जनक जो है लियोनार्डो डी विंसी को माना जाता है। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक है टी.एच. मॉर्गन। और पादप कायिका का है स्टीफन हेल्स। आधुनिक भ्रूण विज्ञान का है वोन बेयर। वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस। भारतीय कवक विज्ञान का है ई.जे. बुटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो सी ऑप्शन, वहीदा रहमान। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 जो है ये वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है आशा पारेख को 2022 में दिया गया है। इस अवार्ड की प्रथम विजेता देविका रानी थी। वहीदा रहमान की प्रसिद्ध फिल्में प्यासा, गाइड, खामोशी, कभी कभी आदि है। 2019 में यह अवार्ड रजनीकांत को मिला। नेक्स्ट है कि 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 68 का ये ऑप्शन, सौरभ गांगुली। किसको बनाया है? तो सौरभ गांगुली को 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने सौरभ गांगुली को बनाया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग जो है सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन जो है बनाया था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, कहता मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? 69 का सी, म्यांमार। तो मई 2023 में भारत सरकार ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है। त्रिकोमाली और हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। चाबहार बंदरगाह ईरान में है। और चट्टग्राम और मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 सितंबर को मनाया गया विश्व हृदय दिवस 2023 का थीम क्या था? 70 का ए, यूज हार्ट नो हार्ट। ठीक है, क्या था? यूज हार्ट नो हार्ट, अर्थात हृदय का उपयोग करें और हृदय को जाने। नेक्स्ट, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।